भाई आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस को हम कैसे पढ़ने वाले हैं 11th वालों के लिए, 12th और ड्रॉपर उन तीनों की बात करने वाले हैं। हिंदी मीडियम होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, 11th में होंगे ना, 12th में भी होंगे, वो उनको पता नहीं रहता कि ये क्या चल रहा है। और मैं इसको ड्रॉपर को भी शामिल कर लूंगा क्योंकि इसको कोई बताता ही नहीं है कि ये चीज भी है। मुझे खुद 11th 12th ड्रॉपर सब कुछ निकल गया, उसके बाद एनडीए भी निकल गया, उसके बाद ये चीज पता चली कि ये फंक्शन आखिर आता कहाँ कहाँ से है। तो दो ब्रांचेस होती हैं तुम्हारी मैथ की, दो ब्रांच होती हैं। एक तो तुम्हारी लॉजिक, जो मैंने सेट थ्योरी कराई थी, वहां पर शुरुआत में ही तुमको इंट्रोड्यूस करा दिया था उससे, लॉजिक से। दूसरा है तुम्हारा एनालिसिस। एनालिसिस भी दो तरीके का होता है, अगर तुम बीएससी वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें एक तो आपका रियल एनालिसिस होता है, एक आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है। तो अभी हम इस वाले की बात कर रहे हैं, रियल एनालिसिस की। तो ये लॉजिक होता है ना और एनालिसिस होता है, इसको फंक्शन से कनेक्ट करता है, ऐसे समझो। ये तो दो ब्रांच है, इनको कनेक्ट करने का काम फंक्शन करता है। तो जो फंक्शन होता है ना, उसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तुम्हारा लॉजिक से, जैसे हमने सेट थ्योरी पढ़ी, उसके बाद रिलेशन पढ़ा, तो उसके बाद फंक्शन पढ़ते हैं। तुम्हारे 11th और 12th में ज्यादातर यही चीज कराई जाती है। अगर तुम अलग से चैप्टर देखो ना, 11th में और 12th में अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। फंक्शन, फलन, हिंदी में फलन बोलते हैं। तो इतनी इंग्लिश देखकर घबरा मत जाना, हिंदी मीडियम वालों। हिंदी मीडियम का ही मैं हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लिया था। इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश जो लेक्चर होते हैं ना यूट्यूब वगैरह पर, तो वो मैंने देख रखे थे, इसीलिए थोड़ी सी इंग्लिश आ गई है। नहीं, मैं भी प्योर हिंदी का हूँ, गाँव से। थोड़ा सा सब्र रखना, मैं हिंदी के सारे टर्म बताता चलूंगा। तुम्हारे 11th और 12th में जो चैप्टर होंगे ना, वो इसी, ये जो लॉजिक वाली चीज है ना, इससे ही तुम्हें करने को मिलेंगे। तो फिर ये क्या चीज है, यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है वो क्या चीज है, वो अलग चीज है। एनालिसिस में तुम्हारा कैलकुलस आता है। कैलकुलस में तुम्हारे अलग अलग चैप्टर आते हैं, लिमिट, सीमा, कंटिन्यूटी, संततता, डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकल के अनुप्रयोग, वो वाला चैप्टर। उसमें तुम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हो। देखो वहां पर भी फंक्शन का नाम आ रहा है। तो ये जो चीज है ना, इसमें फंक्शन का यूज होता है। फंक्शन इसमें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है, फंक्शन कोई डिपेंडेंट होता है, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ये क्या है हमारा, जो इस पर यहाँ पर कोई चीज डालोगे, उस पर इसका रिजल्ट, मतलब यहाँ पर तुम एक्स में कुछ डालोगे तो ये पूरा फंक्शन उसके हिसाब से कुछ आएगा। यहाँ पर तुम एक डालो तो तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। यहाँ पर तुमने दो डाला तो उसके हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू 4 आएगी। मतलब इस पर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है। बट यहाँ पर क्या देखते हैं हम फंक्शन में, कि जो आपका ए क्रॉस बी होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है पूरा का पूरा, उसमें से तुम रिलेशन निकालते हो। कोई कंडीशन डाल दोगे, उसमें तुम रिलेशन निकालते हो। तो एक ऐसा प्रकार का रिलेशन के भी टाइप होते हैं अलग अलग, तो उसी में से तुम्हारा फंक्शन निकल के आता है। तो फंक्शन कुछ ऐसा ही तुम्हारे सामने दे रखा होगा, एक्स कुछ ऐसा 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 तुम्हारे पास यहाँ पर फंक्शन दिख रहा है, बट यहाँ पर कैसा फंक्शन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर जैसा। तो इन दोनों में बेसिक अंतर ये होता है, इसका हम यूज करते हैं इन सभी में। तो फंक्शन का यूज कहाँ कहाँ होता है, पूरे मैथ में फंक्शन का यूज होगा। तो मैं अभी मैं पेपर दिखाऊंगा एनडीए 1 2024 का, उसमें तुम देखोगे कि शुरुआत से एंड तक तुम्हें पूरे पेपर में फंक्शन ही फंक्शन दिखेगा। चलो अभी दिखा देता हूँ तुमको पूरी चीज, अभी पता चल रहा है। तो देखो ये मैंने पूरा टाइप कर दिया था। तो 22वें क्वेश्चन से तुम्हारी स्टार्टिंग होती है फंक्शन की। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला मैंने कंसेप्ट होता था ना, एओडी, कैलकुलस वाली चीज में आ जाता है ये। फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चलो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इसको, और चीजें बतानी है। तो हम ये जो तुम्हारे सिलेबस में है ना, जो एनसीईआरटी में कराया जाता है, वो इस वाली चीज से कराया जाता है, लॉजिक वाली चीज से। लेकिन हमें इस वाली चीज से भी करना है फंक्शन को, क्योंकि पूरे कैलकुलस में इसका यूज होगा, तो ये भी हमें करना है। तो ये दो अंतर मतलब बना के रखना कि फंक्शन केवल यही नहीं है। ये जो तुम मैपिंग वगैरह करते हो, ए बी एफ, ए बी ए से इसमें, ए से इसमें, ए से उसमें, तो केवल यही नहीं है, ये भी है तुम्हारा फंक्शन। अब ये दो चीजें देखो, ये जो सफेद सफेद लिख रहा है ना, ये है तुम्हारा 11th 12th का पूरा वो फंक्शन में जो भी हम पढ़ते हैं। दो में रेंज हो गया, ये हमने रिलेशन वाली चीज में ही पढ़ा था। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन हमने रिलेशन वाले चैप्टर में करा था। इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का व्युत्क्रम कर देना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। तो 11th वाले हो ना, वो अभी तसल्ली से बस देखते जाना, तुम्हें अभी कोई आइडिया नहीं होगा इनका कि क्या होता है ये। जो 12th वाले होंगे, ड्रॉपर होंगे, उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। तो 11th वाले घबराए ना, उनको अभी चैप्टर कराए कहाँ है तुम्हें। 11th वालों की तो हालत खराब हो जाती है। मैं अपना बताऊँ ना, 11th वालों के लिए मैं क्यों ला रहा हूँ ज्यादातर चीजें, उसका थोड़ा सा रीजन देख लो। क्योंकि 11th वाले जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, क्या करना है हमें। 10th वाला पेपर देकर आते हैं, उसमें कुछ नंबर लेकर आते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो 10th में मेरे 99 आए थे मैथ में, बट 11th में क्या हुआ, सही गाइडेंस ना मिलने के कारण, यही कहूंगा मैं तो, क्योंकि उस वक्त कोरोना था। कोरोना ना तो मैं किसी ऑफलाइन उसमें जा पाया, ऑनलाइन मुझे सही रिसोर्सेज मिले
मिले भी थे तो इंग्लिश मीडियम में थे, मैं प्योर हिंदी मीडियम का था, वहां पर दिक्कत आई। उसकी वजह से मैंने केवल 11th में कितने चैप्टर होते हैं, 15-16 चैप्टर होते हैं तुम्हारे, उसमें से केवल 9 चैप्टर किए थे, केवल 9। वो भी कैसे, यूट्यूब से जो एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं ना सॉल्यूशन दिखा दिखा कर, उससे मैंने करे थे। और सिंगल टाइम रिवीजन भी नहीं किया था मैंने, एक भी बार रिवीजन नहीं किया था। तो ये हालत थी मेरी मैथ की, कुछ नहीं आता था मेरे मैथ में। 12th में भी जब मैं गया था ना तो टीचर बोलता था कि 12th में तो खैर कोरोना हट गया था, तो मैंने ऑफलाइन एनसीईआरटी कराते हैं ना, उस टीचर को मैंने देखा था, तो उनके वहां गया तो वो 11th का कुछ भी पूछते ना, मेरी हालत खराब हो जाती थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था 11th में क्या करा था मैंने। 10th क्लास में 99, तो ऐसी हालत तुम्हारी भी हो सकती है। कई लोग होंगे 9th 10th वाला चीज अलग होती है, उसमें तुम्हें मैथ क्या ही पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं होता उसमें मैथ, मतलब तुम्हारे हिसाब से तो होगा, बट 11th और 12th का मैथ बहुत का लेवल ऊपर उठ जाता है, तो तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें सही गाइडेंस की जरूरत होती है। तो इसीलिए मुझे 11th वाला को बचाना है, क्योंकि अगर वो इसी मेरी तरीके से आ गए तो उनकी लाइफ झंड हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। एनडीए, जब मैं 12th के बाद एनडीए वगैरह भी गया था ना, तो एनडीए का पहला अटेम्प्ट था, उस वक्त भी मेरे मैथ में बहुत हालत खराब थी, 30 के आसपास मार्क्स आए थे, 30 पॉइंट कुछ थे मेरे 300 में से तो ये हालत थी मेरी एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में। वहां से फिर एनडीए में मेरा कट ऑफ पार करी थी मैंने, ज्यादा नंबर नहीं आए थे, अभी भी बता देता हूँ, गलती से पास हो गया था बट उसके बाद मेरा मैथ में इंटरेस्ट बन गया था पूरी तरीके से, इसीलिए तो मैं पढ़ा पा रहा हूँ। तो मैं कहाँ ये 30 नंबर, कहाँ आज मैं तुमको मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम्हारी गाइडेंस अगर सही ना मिल जाए तुम्हें, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये जो एनडीए में इसके बाद मैंने जो टीचर वगैरह देखे थे ना, वो मुझे सही मिलते गए, उसके बाद मेरा मैथ सही हुआ है। तो मैं 11th से ही सही टीचर मुझे देने हैं, पूरा सही कंटेंट देना है और सही गाइडेंस देनी है, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब मैथ में ही तुम्हारी मान लो तुम्हारा इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया मेरे तरह से, तुम क्या करोगे, पूरे सारे अलग अलग डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओगे, तुम्हारा इंस्टाग्राम और वो यूट्यूब रील्स वो उनमें चले जाओगे, या फिर तुम थोड़ी सी इधर उधर बहक जाओगे, दोस्तों के साथ मस्ती, पूरा टाइम वेस्ट। क्योंकि वो तो बोल देते हैं ना कि 11th तो सबका बर्बाद होता है, सबका नहीं होता, उनको गाइडेंस नहीं मिली होती, उनका बर्बाद होता है। कोटा वगैरह जाकर देख लो, या फिर तुम जहां भी तैयारी करते हो वहां पर जाकर देख लो, 11th वालों का बहुत सही मैथ होता है। बस ये डाल देते हैं वो कि चलो मजे करो, 11th तो सबका बर्बाद होता है, नहीं होता सबका। अगर बर्बाद होता है ना तो बाद में उनको क्या दिक्कत आती है तुम्हें पता होगा, ये जो चीज उनके साथ ही होती है, एक बार समझ जाओ। मैं तुम्हें वही संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एनडीए 2 वाले बोलेंगे कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, एनडीए 2 वाले अभी तुम जहां से पढ़ रहे हो वहां से करते रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बस वही है तुम्हारे लिए। मैं रैंडम प्रैक्टिस चला रहा हूँ, उसमें तुम्हें पूरा कंसेप्ट में करा देता हूँ, उसी चैप्टर का जो भी तुम्हारा कंसेप्ट होता है ना, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है उसका मैं पूरा डिटेल में तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ, फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करा देता हूँ। तो तुम्हारी रैंडम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो मैंने अपने टाइम पर करी थी, ताकि मेरा पेपर में जब तुम पेपर देने जाओगे तो तुम्हारे सामने तो रैंडम क्वेश्चन ही देखे जाते हैं ना, तो उसकी तुम्हें आदत अभी से पड़े। और तुम्हारा जो कुछ कंसेप्ट में करा दूंगा उसी सीरीज में, तो उसको तुम देखते रहना, वोकैबुलरी वगैरह कराते रहना। और इसी के साथ मैं रैंडम प्रैक्टिस अभी तो ये मैथ की है, जीएटी वगैरह की चालू कर दूंगा, तो उससे तुम्हें थोड़ा बहुत फायदा मिल जाएगा। नहीं तो तुम जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहो। अभी मुझे 11th और 12th का फुल कोर्स लाना है, क्योंकि नहीं है वो अभी के लिए। 11th वाले हैं उनको अभी मुझे बचाना है, तो उनके लिए है ये वीडियो। तुम देख सकते हो ये जो एनडीए 2 वाले हैं ना, वो देख सकते हो तब देखना जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूं। जैसे मैंने सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक और जो रिलेशन वाला है वो मैंने अभी कराया है, तो उसको तुम देख सकते हो। फंक्शन को तुम अभी मत देखना, अगर ज्यादा ही कमजोर हो तुम्हारा फंक्शन तो देखना, नहीं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूं ना, तब तुम इस पूरी प्लेलिस्ट को एक साथ देखना। नहीं तो अभी जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहना। 11th वाले तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, क्योंकि जो बैचेस वगैरह आते हैं ना एनडीए के, तुम जितने भी बैचेस तुमने देख रखे होंगे उसमें वो 3-4 या 5 महीने के बैचेस आते हैं, मैक्सिमम 5 महीने के। तो उसमें तुम्हारा 11th और 12th दोनों को कवर करा देते हैं। जो एनडीए के बैचेस आते हैं ना उसमें तुम क्या कहाँ से पढ़ लोगे, 3-4 महीने में मैथ थोड़ी ना सीख जाओगे। जो फाउंडेशन वगैरह होते हैं उनमें भी तो फिर भी है, बट उनमें भी रट्टाबाजी चलती है, तुम्हारा इंटरेस्ट वहां भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये करना है और कुछ नहीं है। रीजन ये सही है, ये राइट एक्शन है, और व्हाट इज राइट हैज टू बी डन, मस्ट बी डन, ये करना ही है। फंक्शन वाली चीज में 1-1 फंक्शन, मैनी 1 इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये अलग अलग टाइप के फंक्शन है। अभी 11th वाले ज्यादा घबराए ना, मैं इन सारी चीजों को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बट तो मैं अभी सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि फंक्शन में पढ़ना क्या है। तो ये तुम्हारा 12th का पोर्शन है, ये जो कंपोजिशन है, इनवर्स है, ये भी तुम्हारा 12th का पोर्शन है। दो मेरेज 11th का है। फिर तुम्हारा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन आ जाता है, पीरियड वगैरह भी हम पढ़ेंगे, उसको साइड में रख दो अभी के लिए। मॉडुलस फंक्शन, तुमने मॉड वगैरह देख रखा होगा, तो ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल लेक्चर लूंगा मैं, आधे घंटे के आसपास शायद जाएगा वो। लॉगरिथम, वो भी आधे घंटे 1 घंटे और ऊपर जा सकता है वो। तो लॉगरिथम फंक्शन, लॉग वगैरह देखा होगा तुमने, log 2, 10, log 2, 3 ऐसे कुछ देख रखा होगा ना, तो अलग अलग तुमने क्वेश्चन देखे होंगे। ऐसा मैंने क्वेश्चन रैंडम प्रैक्टिस में भी एक कराया था, शॉर्ट में भी तुम्हें मिल जाएगा, शॉर्ट फीड वाले में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, इन सारे को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं तुमको सिलेबस बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तुमने ऐसा कुछ देख रखा होगा, इसको हम 2 लिख देते हैं सिंपल। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो उल्टा हो जाता है इसका। सेकंड फंक्शन, कोई भी फंक्शन रख दो, 1, 0, -1 ऐसा कुछ चलता है वो। कांस्टेंट
कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन से ही वो सारी चीजें निकलती हैं। तुम्हारा ये तो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी पॉलिनोमियल से निकलता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी पॉलिनोमियल के लीनियर फंक्शन से निकलता है। तुम्हें अभी जहाँ कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी। बट इसमें से ही तुम्हारा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तुमने 10th में भी थोड़ा बहुत आइडिया लिया होगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ है, उसके वो सॉल्व करना सीखा होगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला वगैरह तुमने देखा हो तो, या फिर ऐसे तुमने सॉल्व करा होगा एक्स स्क्वायर 6x ऐसा कुछ, मतलब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, उसको अलग अलग गुणा करके 5 आए, जोड़ कर 6 आए, ऐसा कुछ करते हैं ना, x माइनस 5 ऐसा कुछ करके वो x के मान निकालते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। तो क्वाड्रेटिक इसमें से ही निकल के आ रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर अलग। तो उसको तो हम बहुत डिटेल में करेंगे। वैसे वो मैंने चैप्टर पहले भी करा रखा है, तो उसको तुम देख सकते हो। थ्योरी मैंने पूरी करा रखी है, तो वो पुराना तो होने से रहा, बस उसमें कुछ और डिटेलिंग में ऐड कर सकता हूँ, तो उसको मैं करूंगा आगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद ही आएगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 2 चैप्टर अलग बन गए, क्वाड्रेटिक अलग बन गया। इनको भी तुम अलग अलग चैप्टर मान सकते हो, बट मैं इसी में करा दूंगा, फंक्शन में ही करा दूंगा। तो इतनी सारी चीजें हमें फंक्शन में पढ़नी है अभी के लिए। फिर जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, उसमें फंक्शन का यूज होता है। इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशिएशन भी इसमें ऐड कर लो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, तो देखो इसमें नाम में ही फंक्शन है, तो इसमें यूज होता है। तो मैं तुमको पेपर दिखाता हूँ अब कि इसका कितना यूज होता है फंक्शन का। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारे लेक्चर आने वाले हैं इस पर, फंक्शन को कैसे हम पढ़ेंगे। ये तुम्हारा ND1 2024 का अभी का पेपर है। तो इसमें तुम्हें देखो 22वें क्वेश्चन से फंक्शन की स्टार्टिंग हो रही है। मैक्सिमा मिनिमा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, AOD में एनालिसिस वाले पार्ट में इसका यूज होता है, कैलकुलस। फिर तुम देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी मैंने बताया था ना 2.5 का 2 आ जाता है, GIF फंक्शन, वो ये आ गया। अभी तो तुम देखना डिफरेंशिएबल फंक्शन, LCD मैंने कराया था, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो उससे ये क्वेश्चन आ गया। ये तुम्हें घबराना नहीं है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखना है। ये तुम्हारा फंक्शनल इक्वेशन से आया है, इसमें तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन की तरह तुम्हें देख रखी होगी, ऐसे ax + b = 0 ऐसा कुछ दे रखा होता है ना, तो वैसे ही हम फंक्शन को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो वो हम सॉल्व करना सीखेंगे। फंक्शन से ये भी हो गया, खैर उसकी नोटेशंस वगैरह है, बट इसी से आ रहा है ये भी। इंटीग्रेशन में देखो इसका यूज हुआ ना, तो ये तो मैं खैर अभी वैसे ही बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। AOD लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट यहाँ भी है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पर। फिर तुम्हारा देखो लॉग वाला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, FOG ये कंपोजिशन वाली चीज, GOF FOG ऐसे पढ़ते हैं इसको। अभी तो देखते जाओ, अभी तुम्हें ज्यादा लोड नहीं, जरूरत नहीं है कि ये क्या चल रहा है। 11th वाले बोले हैं कि कहाँ चल रहा है ये, हमारे साथ गद्दारी, हमें पता ही नहीं है और तुम बताते जा रहे हो। अभी के लिए बस थामो। अभी इंपॉर्टेंस समझो कि फंक्शन का इंपॉर्टेंस कितना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिर से आ गया। डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, वो पढ़ा है ना, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। y बराबर कुछ भी है तो फंक्शन है, y को क्या लिखते हैं, fx लिख सकते हैं। तो अभी के लिए ये सारी चीज छोड़ो, फिर तुम्हें बता रहा हूँ पूरे पेपर में क्या क्या आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x, डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तुम्हारा कैलकुलस में, कैलकुलस का ही पार्ट है ये सारी चीजें। FOG को ऐसे भी लिख सकते हैं, FOG, तो इसको FGX भी लिख सकते हैं। तो ये कंपोजिशन वाला चीज आ गई। मॉडुलस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको तो छोड़ो यार, ये ट्रिग्नोमेट्री अलग चीज है। डोमेन रेंज 11th का ही पूरा कंसेप्ट लगेगा इसमें। ये फिर से वही फंक्शन में जो ऑपरेशन वगैरह लगते हैं फंक्शन में, तो कोई फंक्शन है fx fy, इनके बीच में कोई वो लगा दें, कोई ऑपरेशन कर दें। ऑपरेशन मतलब कोई संक्रिया कर दें, गुणा भाग, पावर में अगर इसको रख दें fx की पावर fy ऐसा कुछ कर दें, तो इन सारी चीजों को कैसे डील करना है वो भी हम फंक्शन में सीखते हैं। तो उसका क्वेश्चन आया है। ये तुम्हारा मॉड वगैरह का आ गया। बाइजेक्टिव, ऑन टू, बाई ये है ना, ऑन टू, इनटू, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, तो उससे ये क्वेश्चन है। ये तुम्हारा लॉग का फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया रखा था रैंडम प्रैक्टिस में, या फिर तुम्हें शॉर्ट्स में भी मिल जाएगा। स्टडी वाली चैनल पर जाओगे ना तो शॉर्ट्स में मिल जाएगा। फिर तुम्हारा ये लॉग वाली चीज आ गई। देखो शुरू हमने 20वें क्वेश्चन थे, 21वें क्वेश्चन से शुरू करा था। पेपर के लास्ट में 117वें क्वेश्चन तक तुम्हें फंक्शन ही फंक्शन देखने को मिल रहा होगा। तो इतना इंपॉर्टेंस है इसका। अगर प्योर फंक्शन की बात करें ना, तो वहां से भी 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं हर साल की बात कर रहा हूँ। मतलब कभी कभी इधर उधर कर देते हैं, बट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो हाई वेटेज होता है इसका। 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ इसकी रेंज में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं तुमको। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो ये है। अब देख लेते हैं कि इसको हम करने कैसे वाले हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें लेक्चर वाइज तुम्हें देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें पूरा इसको डिटेल में इंट्रो दूंगा। इंट्रोडक्शन भी बहुत लंबा होगा, 1 से 1.5 घंटे शायद निकल जाएगा आराम। तो इस इंट्रो में तुम्हें पूरा इसकी हिस्ट्री से रिलेट करके दिखाऊंगा तुम्हें कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है फंक्शन की, क्या इसका यूज होगा। पूरी जो चीज देखी थी एनालिसिस में इसका अलग यूज हो रहा है, लॉजिक वाले जो मैथ की ब्रांच है उसमें अलग है। फिर इस इंट्रो में ही तुम्हें मतलब इसका ग्राफ में भी थोड़ा बहुत यूज दिखा दूंगा मैं तुमको कि ग्राफ में इसका क्या यूज है। तो पहला लेक्चर होगा वो बहुत बेसिक होगा, और वहां से 11th वाले शुरुआत करना, और जो ड्रॉप वगैरह होंगे ना उनका भी दिमाग उड़ जाएगा अगर वहां से शुरुआत करोगे तो। फिर तुम्हारे अगले लेक्चर में हम फंक्शन को और आगे बढ़ाएंगे
और उसको डोमेन रेंज तक शायद हम पहुंच जाएंगे। अगले लेक्चर में डोमेन रेंज वाली चीज को देखेंगे और जो लॉजिक वाली चीज है ना वहां से फंक्शन को शुरुआत कराएंगे कि लॉजिक वाली चीज से फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं, सेट रिलेशन, उसके आगे हम फंक्शन को कैसे हम ले जा सकते हैं। तो ऐसे जब डोमेन रेंज पढ़ लेंगे ना फिर हमारा लेक्चर आएगा या तो तीसरा या फिर उसी में अगर करा दिया उसको तो उसके बाद हम 2006 से 2024 तक जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यू बन चुके हैं डोमेन रेंज से टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। एक भी पीवाईक्यू तुम्हारा छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। अगर मैं छोड़ूंगा तो तुमको बता दूंगा कि क्यों छोड़ रहा हूँ। अगर उसका आगे कहीं यूज हो रहा है या आगे के चैप्टर का उसमें यूज हो रहा है तो वहां पर हम उसको कर लेंगे। तो मैं पूरी तुमको बताता जाऊंगा साथ ही साथ। और ये तो तुम्हारे केवल पीवाईक्यू है। जब मैं डोमेन रेंज करा रहा हूँ ना तब उसके बीच में मैं एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल डाल दूंगा। सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं करा दूंगा ताकि तुम्हें और क्लैरिटी आए। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल होने वाले हैं। अगर तुमने सेट थ्योरी देख रही है ना तो तुम्हें पता होगा कि कितना डिटेल में जाती है, उससे डिटेल में कुछ नहीं है। तो इसके भी मैं कई सारे एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाने वाला हूं। तो तुम्हारी एनसीईआरटी भी साथ में होती जाएगी और जो 11th में है वो मेरा लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी जरूर करते रहना साथ ही साथ, ताकि तुम्हारे बेसिक क्लियर होते रहे। ये तुम्हारे लिए एक काम होगा, बाकी तो मैं संभाल लूंगा सारा कुछ। ऐसे ही हम सारी चीजों को देखेंगे। ग्राफ को मैं चलो इसको अलग से देखेंगे, एनालिसिस के बाद ही इसको देखेंगे। तो ऐसे ही मैं सबसे पहले तो 11th का पूरा वो कवर करा दूंगा एनसीईआरटी के हिसाब से। जो 11th में सिलेबस है उसको मैं ऐसी डिटेल में करा दूंगा। फिर तुम्हारा 12th का भी साथ में इसी में चालू हो जाएगा, तो मैं उसको अलग अलग नहीं ले जाने वाला। जैसे तुम 11th में देखोगे ना तो वहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन अलग चैप्टर है। फिर तुम 12th में जाओगे तो वहाँ पर भी तुम्हें रिलेशन एंड फंक्शन दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रिलेशन में बेसिक तुम्हें डेफिनेशन वगैरह और वो होता क्या है वो दिखाएंगे। फिर 12th में क्या दिखाएंगे, उसके अलग अलग टाइप से मिलवाएंगे तुम्हें रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव फंक्शन वो रिलेशन होते हैं ना वो। तो ऐसे ही फंक्शन की बेसिक जो डोमेन रेंज और वो सारी चीजें होंगी ना, बेसिक चीजें वो 11th में आ जाएंगी। 12th में क्या आएगा, उसके अलग अलग टाइप, ऑन टू, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, ये सारी चीजें, कंपोजिशन, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो जैसे हमने रिलेशन को एक साथ करा कि इसको मैंने पहले करा दिया उसी वीडियो में, उसके बाद मैंने इसको करा दिया, वैसे ही हम फंक्शन को 11th को करेंगे उसके बाद ही तुरंत इसको कर लेंगे। ऐसे नहीं करने वाले कि 12th को अलग करेंगे बाद में करेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा, वो साथ ही में चलेगा। जो 11th वाले होंगे ना उनको मैं पहले ही बता दूं साथ में करना इन दोनों को। बेशक ये 12th का चैप्टर है बट तुम 11th में ही इसको करोगे, बात मान लो मेरी, हमने कर रखा है तो पता है हमें कि कैसे कराना है। कोई हार्डकोर चीज इसमें है नहीं। अगर तुम इसको कर सकते हो ना तो इसको भी आराम से कर ले जाओगे। वहीं से थोड़ी सी आगे की चीजें हैं, एडवांस तो बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल बेसिक है और ये एडवांस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, तो इसको तुम साथ में करना। ऐसे हम सारे के सारे पीवाई को निपटा देंगे टॉपिक वाइज। हमारे सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल हो जाएंगे, सारे की सारी तुम्हारी डीप थ्योरी हो जाएगी। बिल्कुल डीप में जाने वाले हैं। रट्टाफिकेशन तो चलेगा ही नहीं। तुम्हें लगता है कि मैथ में रट्टाफिकेशन नहीं होता है, जाकर देख कर आओ यूट्यूब वगैरह पर, तुम लेक्चर खोल कर देखो। वैसे तुम्हें तो पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने पहली बार आ रहे हो, तुम तो सारी चीजें टफ लग रहेंगी। फिर जो ड्रॉपर वगैरह होंगे उनको पता होगा कि क्या चलता है यूट्यूब वगैरह पर, बैचेस वगैरह में रट्टाफिकेशन ही चल रहा है। अगर रट्टाफिकेशन नहीं होता तो सारे टीचर एक ही कंसेप्ट, एक ही कंटेंट को पढ़ा कर क्यों निकल जाते हैं। थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिखाई, उसके बाद एग्जाम्पल दिया, उसके बाद पीवाईक्यू करा दिया, बस खत्म। ये चलता है कि ना तो तुम्हें हिस्ट्री पता रहती कि किस मैथमेटिशियन ने उसको क्यों कर रहे हैं वो। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि तुम आगे चलकर तुम भी रिसर्च कर सकते हो मैथ में। इस माइंडसेट से पढ़ो ना कि सारी चीजें तो पता होनी चाहिए, तभी तो तुम मैथ में कर पाओगे। और ट्रिक्स वगैरह से कोई रिसर्च वगैरह होती नहीं है ना, मैथ में कोई खोजबीन होती है। तो तुम ये माइंडसेट लेकर चलो ना कि मुझे तो हर चीज पता करनी है, मुझे आगे चलकर मैथ में रिसर्च करनी है। ऐसा माइंडसेट लेकर पढ़ो तब तुम्हें हर चीज समझ में आएगी। नहीं तो ट्रिक्स वगैरह में मुझे तो सिलेबस इतना करा दो मेरा काम चल जाए, उससे नहीं बनने वाली बात। मैं इसी माइंडसेट से पढ़ाता हूँ कि तुम्हें पूरा हिस्ट्री उसकी पता रहे, ताकि तुम आगे अगर रिसर्च वगैरह करो। वैसे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मैथ पढ़ना है अभी तो, बीएससी, एमएससी, उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं। बट तुम्हारे अंदर एक वो माइंडसेट तो डेवलप हो कि हाँ मुझे यहाँ से आगे की चीजें कैसे डेवलप कर सकते हैं, तुम सोचना चालू करो। इसलिए मैं इतना डीप में ले जाकर कराता हूँ तुमको। नहीं मुझे क्या पड़ी, मैं भी तो उसी तरीके से करा सकता हूँ जो और लोग करा रहे हैं कि डेफिनेशन कराई, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा, एग्जाम्पल दिया, खत्म। ऐसे कराता हुआ देखा हूँ। पूरा उसकी हिस्ट्री खोल कर रखता हूँ तुम्हारे सामने, तब उसको मजा आता है कि हाँ चलो मैथमेटिशियन ने ऐसे करा था, क्यों करा था वो तुम्हें रीजन मिलता है। किसी टॉपिक का नाम भी वही क्यों पढ़ा उस तक का रीजन देता है। तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने कराया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो तुम्हें पूरी फील आ गई होगी। नहीं तो तुम जाकर देख लो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, क्या एग्जाम्पल ये है, ऐसे ही तो कराते हैं सारे टीचर। बट हमने कहां से शुरुआत करी, रेने डिस्कार्टे, पूरा वो ग्राफ से समझाया था कि एक एक पॉइंट, ये तुम्हारा ए सेट, ये तुम्हारा बी सेट, इस पर तुम्हारे अलग अलग पॉइंट हैं। प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, इसमें 5 पॉइंट है, इधर 9 पॉइंट है, कितने पूरा टोटल बन के आ गया 45 पॉइंट।
ये एक क्रॉस बी करोगे तो 45 पॉइंट निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा। यहाँ से तुमने क्या करा है, प्रोडक्ट करा है इस वाले चीज का, इससे प्रोडक्ट करने पर तुम्हें पूरा एक क्रॉस बी मिला है, वहां से तुम्हारा नाम आया था। तो इतना डिटेल में पढ़ो ना कि तुम्हें एक एक चीज बताओ। इस चीज को तुम कहाँ डेफिनेशन वगैरह में लेकर आओगे, कोई नहीं करा रहा इसको, तुम्हारा इंटरेस्ट बन ही नहीं पाएगा और तुम खत्म हो जाएगा। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो तुम कहाँ पर जाओगे, वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज यूट्यूब वगैरह पर या कहीं पर कोई धारावाहिक पकड़ लोगे, उसको तुम खत्म करोगे। फालतू की चीजों में लगे रहे, फालतू की कॉमेडी वीडियोज में पकड़ लोगे तुम बस उन्हीं में लगे रहोगे, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है ही नहीं मैथ में। तुम क्यों कर पाओगे उस चीज को, क्यों तुम्हारा इंटरेस्ट होगा ना वहीं तो जाओगे। और मैथ में इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं सारे लेक्चर लेकर आ रहा हूँ डिटेल में। एनडीए का तो कोई क्वेश्चन बचने नहीं वाला। तो मैं एक चीज बताता हूँ, कोई टीचर सारे क्वेश्चन कैसे कर लेता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, उसमें से वो स्टूडेंट को कितना बताता है, इसको ज्यादा लोड ना आ जाए, इसके ऊपर ज्यादा लोड ना पड़ जाए, क्या पता इसको समझ आया नहीं आया। तुम बता दो स्टूडेंट को, सारी चीजें बता दो, वो समझ लेगा, वो झेल लेगा। अगर तुम उसको बोल रहे हो ना कि तुम्हारा पेपर निकल जाएगा अगर इतना कर लिया, तो तुम इतना मैथ पढ़ लिया तो तुम्हारे कट ऑफ पार आराम से हो जाएगी, सारे क्वेश्चन तुमसे होने लग जाएंगे। अगर तुम इतना वो दे देते हो तो वो तैयार रहता है, हमेशा कुछ भी कर लेगा, वो झेल लेगा सारी चीजें, बस तुम उसको कराओ तो सारी चीजें। तो मेरे पास जितनी भी नॉलेज होगी ना, उस सारी चीज सारी नॉलेज को मैं इन लेक्चर्स में उतारने वाला हूँ, जिससे तुम सारे क्वेश्चन को कर पाओ। तुमने देखा होगा सेट थ्योरी में भी हमने एक एक क्वेश्चन को हो रहा था और एक भी क्वेश्चन हमारी थ्योरी से बाहर नहीं गया था। तो इतना डिटेल में कर रहे हैं हम, तो सारी जितनी भी नॉलेज होगी ना मैं सारी उतार दूंगा लेक्चर्स में, और इतने डिटेल होंगे कि तुम खुद भी पढ़ा सकते हो उन लेक्चर से अपना चैनल, खुद का चैनल खोल सकते हो, मैथ्स वाणी खोल लो। चलो इतनी ही बातें करनी थी, तो मैं पता चल गया होगा फंक्शन को हम कितना डिटेल में करने वाले हैं। जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उसको शेयर जरूर कर देना, एक बार बता देना। 11th वाले तो गांठ बांध लो कि तुम्हें इतना डिटेल में जाना ही जाना है, नहीं तो तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। हमारा हुआ था तो हमें पता है कि कैसे काम खराब होता है। जितने भी तुम्हारे 11th वाले दोस्त हैं, 12th वाले भी होंगे, उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि फंक्शन तो 12th में भी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डाउट वगैरह हो, कोई चीज पूछनी हो तो बता देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। धन्यवाद।